हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये विश्व के भूगोल का 7वां लेक्चर, 7th लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो से करना है तो वीडियो से रिवीजन करते रहें, नोट से रिवीजन करना है तो नोट से रिवीजन करते रहें। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जलडमरू मध्य की बात कर ली जाए, स्ट्रेट्स की बात कर ली जाए, तो देखिए दो अलग अलग जो जल राशियां होती हैं ना, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उनको जोड़ने वाला जो शेप होता है उसी को जलडमरू मध्य बोलते हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ ये कोई भूखंड है, लैंड मास है, और इधर की तरफ भी कोई लैंड मास है, और इधर की तरफ क्या है ना, पानी ही पानी है। इधर जल है, इधर भी जल है। अब इस वाले जल को इस वाले जल से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी रास्ता को देखना पड़ेगा ना, इसी मार्ग से कनेक्ट हो पाएंगे ये दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तो यही वाला जो ये शेप दिख रहा है ना, यही वाला जो भाग होता है, इसी को जलडमरू मध्य बोलते हैं। ये हो गया जल, इधर भी जल है, इधर भी जल है। इन दोनों जल को मिला दिया जाए तो मध्य में ये पतला सा हिस्सा, डमरू आप देखे हैं ना, इधर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर देखिएगा डमरू कुछ ऐसा होता है। ठीक ऐसा होता है। मध्य में क्या होता है, ये वाला हिस्सा पतला होता है। तो यहाँ पर भी वो दिख रहा है ना आपको, जल का डमरू है, नाम में ही आपको दिख रहा है जल डमरू मध्य। ठीक, तो खैर चलिए, ये बहुत मुश्किल बात नहीं थी। आपको जो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि कौन सा जल डमरू मध्य कहाँ पर है, कौन से सागर को कनेक्ट करता है, और उसका जो लोकेशन है वो ध्यान रखना है विशेष रूप से। बेरिंग जल डमरू मध्य की बात की जाए तो ये आर्कटिक सागर का ही ये भाग है, ये चुकची सागर। ठीक, इसको कनेक्ट करता है बेरिंग सागर से। बेरिंग सागर किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। तो मुख्य रूप से आप आर्कटिक और प्रशांत जरूर ध्यान रखिएगा। और किसको किसको ये अलग करता है, लैंड मास की बात की जाए तो जब जल को कनेक्ट कर रहा है तो दो अलग अलग लैंड मास को, दो अलग अलग स्थलखंड को भी तो अलग कर रहा है ना। जब उसको कनेक्ट कर रहा है तो ये दोनों अलग भी तो हो रहे हैं ना, ये अलग स्थलखंड है, ये अलग स्थलखंड है। तो ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए, रूस को अलास्का से अलग करता है ये वाला जल डमरू मध्य। रूस कहाँ, ये एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, अलास्का। तो देखिए, हडसन की बात की जाए तो ये जल डमरू मध्य है ना, लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। लेब्राडोर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। लेब्राडोर कहाँ पर, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका लोकेशन कनाडा। डेविस जल डमरू मध्य की बात की जाए तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ता है, ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करता है। ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिब्राल्टर की बात की जाए तो जिब्राल्टर, जिनको हाईलाइट किया उनको जरूर ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यूरोप, अफ्रीका ध्यान रखिएगा। डोवर की बात की जाए तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, इंग्लैंड फ्रांस। ठीक, इनको अलग करता है। उसके बाद बोस्पोरस की बात की जाए तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ये तो टर्की में है। हारमुज की बात की जाए तो ओमान एवं फारस की खाड़ी को जोड़ता है, हारमुज जल डमरू मध्य। ओमान एवं फारस की खाड़ी को, ओमान और ईरान, लोकेशन ध्यान रखिएगा। मलक्का की बात की जाए तो यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया को अलग करता है। ठीक ना। सुंडा की बात की जाए तो ये जावा एवं हिंद महासागर को कनेक्ट करता है, ये इंडोनेशिया। लोम्बोक की बात की जाए तो जावा एवं हिंद सागर, एक मिनट, लोम्बोक की बात की जाए तो जावा एवं हिंद महासागर को ये भी कनेक्ट करता है। सुंडा और लोम्बोक दोनों जावा एवं हिंद महासागर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में देख लीजिए, इंडोनेशिया में ये बाली जो द्वीप है ना, लोम्बोक को अलग करता है, बाली से लोम्बोक को अलग करता है, ये वाला लोम्बोक जल डमरू मध्य। उसके बाद बात कर ली जाए वाबल मंदेव की बात की जाए तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से कनेक्ट करता है, ये लोकेशन ध्यान रख सकते हैं, यमन व जिबूती। पाक स्टेट की बात कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा, बंगाल एवं मन्नार की खाड़ी, भारत श्रीलंका। ठीक है, भारत श्रीलंका को अलग करता है, भारत को श्रीलंका से। ठीक है, नहरों की बात कर ली जाए, कुछ नहर जो इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल नहर है ये। भूमध्य सागर को लाल सागर से ये नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। भारत यूरोप की दूरी
ये नहर बनने के बाद से पहले घूम कर आना पड़ता था, तो भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी है वो कम हो गई, कितने, ध्यान रखिएगा, 7000 किलोमीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर की ही बात कर रहे हैं तब से। तो उत्तरी सिरे पर आप देखेंगे ना, सबसे स्वेज नहर जहाँ शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, तो उत्तर में ऐसा नहर है, तो उत्तर में आप देखेंगे तो पोर्ट सईद है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है और दक्षिणी सिरे पर है तेवकीफ बंदरगाह, ठीक है ना, तेवकीफ बंदरगाह, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। उत्तर में पोर्ट सईद और सबसे दक्षिण में है स्वेज नहर के तेवकीफ बंदरगाह। ये नहर को कुछ देख लेते हैं जो किनको किनको जोड़ती हैं और इनका जो लोकेशन है। पनामा की बात की जाए तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है ये नहर। कहाँ पर है, मध्य अमेरिका का ये वाला भाग है पनामा, पनामा में। और सू की बात कर ली जाए तो ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कनेक्ट करती है ये नहर, यूएसए में। कील नहर की बात की जाए तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जर्मनी में है। वोल्गा डॉन की बात की जाए तो वोल्गा नदी को डॉन नदी से, ये तो नाम में ही दिख रहा है, रूस में। सफ़ेद सागर की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, सफ़ेद सागर को किससे कनेक्ट करती है, लेक ओनेगा से, लेक ओनेगा जो कि रूस में है। चलिए उसके बाद ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो लुडविग्स नहर है ना, एक मिनट, लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में ये यूज होता है। लुडविग्स कहाँ पर, दक्षिणी जर्मनी में, जर्मनी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद विश्व के जो प्रमुख बांध है, डैम्स हैं, उनकी बात कर ली जाए, इनका जो लोकेशन है और किस नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कुली की बात की जाए तो किस नदी पर है, कोलंबिया नदी पर, यूएसए में। ओरेविले की बात की जाए तो फीदर नदी पर है, यूएसए में, ये भी है। ऊबर की बात की जाए तो कोलोरेडो नदी पर है, ये भी यूएसए में। उसके बाद असवान की बात की जाए तो नील नदी पर है, मिस्र में है। करीबा बांध की बात की जाए तो ये जाम्बेजी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिनको हाईलाइट किया उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, एक मिनट, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। उसके बाद बात कर ली जाए इतेपू बांध की, तो ये पराना नदी पर है, ब्राज़ील एवं पराग्वे सीमा पर। नुरेक की बात की जाए, नुरेक नदी डैम की बात की जाए तो ये बख्श नदी पर है, ताजिकिस्तान में। कुरोबे बांध की बात की जाए तो ये है कुरोबे नदी पर, जापान में। उसके बाद प्रवाल भित्ति की बात कर लेते हैं, कोरल रिफ्स की बात कर लेते हैं। तो इनका जो निर्माण होता है ना, ये सागरीय जो जीव होते हैं उनका जो अवशेष होता है, सागरीय जीव मूंगे या फिर कोरल पॉलिप, उनके द्वारा होता है जो उनका अवशेष होता है, ठीक है। तो खैर आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये ध्यान में रखना है, हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य ये ज़्यादातर मिलते हैं। कहाँ पर, द्वीप और स्थलखंड जो होते हैं ना उनके पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट किया है, बस इसको आप ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा। क्वींसलैंड तट पर ये ग्रेट बैरियर रिफ जो है ना, इसका लोकेशन आपको ध्यान रखना है। क्वींसलैंड तट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, ये है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। तीनों बातें ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि एक तिहाई से अधिक जो कोरल रिफ्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में। इन तीनों में, केवल इन तीनों में एक तिहाई से अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो अड्डू प्रवाल द्वीप है ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में। अड्डू जो कोरल रिफ्स है, अटॉल्स हैं, ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, वायुमंडल। देखिए एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन, लगभग 78%, 78%, ठीक है, 78%। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21%, ठीक है। एक दो ही ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके आगे आर्गन ध्यान रख सकते हैं, आर्गन है 0.9% और कार्बन 0.04% लगभग में। क्रम ध्यान रख लीजिए और ये डेटा ध्यान रख लीजिए इन दोनों का, बस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वायुमंडल के स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो सबसे जो निचला स्ट्रक्चर होता है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद जो होता है समताप मंडल होता है, और इसी समताप मंडल के अंतर्गत नीचे जो ये होता है ना, ये वाला भाग, इसको ओजोन मंडल बोलते हैं। हम आगे देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समताप मंडल के ऊपर जो होगा मध्य मंडल होगा, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बाह्य मंडल। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में भी नाम ध्यान रख लीजिएगा। ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 8 से 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। औसतन बात की जाए तो 12 किलोमीटर। वो मौसम के हिसाब से ऊंचाई ऊपर नीचे होते रहती है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रायः सभी मौसमी घटनाएं जो होती है ना वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। जैसे कौन कौन सी घटनाएं, बादल का बनना, ओला, वर्षा, कोहरा, मेघ का गर्जन, आंधी तूफान आदि, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रति 1000
मीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो घट जाता है कितने डिग्री सेल्सियस से, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है वो घट जाता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत प्रति 1000 मीटर पर, मतलब 1 किलोमीटर पर। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसी के अंतर्गत हैं कि ग्रीष्मकाल में ऊंचाई बढ़ जाती है और शीतकाल में ऊंचाई कम हो जाती है। मैंने बोला था ना मौसम के हिसाब से ध्रुवों पर ऊंचाई कम होगी क्योंकि रेडियस कम होता है पृथ्वी का, यहाँ पर विषुवत रेखा पर अधिक होगी। ये बातें मैं बता चुका हूँ पहले। समताप मंडल की बात की जाए, स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जाए, तो ये नाम में ही दिख रहा है, यहाँ पर तापमान जो होता है वो समान होता है ऊंचाई के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई की बात कर लीजिए तो ये तो आप देख ही चुके हैं कि क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ मंडल के बाद ये शुरू होता है, मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से कहाँ तक होता है, लगभग 50 किलोमीटर तक। मौसमी घटनाएं जो होती है वो नहीं के बराबर होती है यहाँ पर, इसीलिए ये हवाई जहाज या फिर जेट विमान आदि के लिए आदर्श जगह है जहाँ पर ये हवाई जहाज और जेट विमान उड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मंडल में? ये हवाई जहाज, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत भी समताप मंडल के अंतर्गत ही आता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर। क्षोभ मंडल के बाद से ये शुरू होता है 35 किलोमीटर तक, वैसे ये 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, बट 35 किलोमीटर तक ओजोन परत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर होता है ओजोन परत? समताप मंडल में। ठीक है, और ये क्या करता है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ना सूर्य से, उनको पृथ्वी पर आने से ये रोकता है, जो हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी। और सीरस जो बादल का दिखना होता है इसी के अंतर्गत दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य मंडल की बात कर ली जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका विस्तार 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल के बाद। आयन मंडल की बात कर ली जाए, आयनोस्फीयर की बात की जाए तो देखिए इसका विस्तार मध्य मंडल के बाद शुरू होगा, 80 किलोमीटर पर ये खत्म हो रहा है। तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल का विस्तार होता है। और रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके भेजना इसी मंडल का काम है। इसी मंडल से रेडियो तरंगें पृथ्वी से जो आती हैं ना, टकराकर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से बेतार संचार या फिर दूर संचार संभव हो पाता है। किस मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं कहाँ पर होती है, किस मंडल में होती है? आयन मंडल में होती है। बहिर्मंडल की बात कर ली जाए, एक्सोस्फीयर की बात की जाए तो इसका विस्तार ठीक है 640 के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है बहिर्मंडल हो जाएगा। यहाँ पर संचार उपग्रह जो सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं ना, वो यहीं पर भेजे जाते हैं, यहीं पर स्थापित होते हैं। उसके बाद चक्रवात की बात कर ली जाए और उनका जो स्थानीय नाम है, किस चक्रवात को कहाँ पर क्या बोला जाता है। जैसे चक्रवात ये विली कहाँ पर बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, विली ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन की बात कर ली जाए तो ये यूएसए में आता है, चक्रवात ही है, वहाँ पर नाम इसको हरिकेन बोलते हैं। टर्नेडो की बात की जाए तो ये कैरिबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र के अंतर्गत। चक्रवात की बात की जाए तो ये भारत में चक्रवात बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिलीपींस में क्या बोलते हैं? बागियोर, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे टर्नेडो की जो ये टर्नेडो यहाँ पर है, इसकी जो तीव्रता है, तीव्रता का जो मापक यंत्र है उसका नाम क्या है? फुजिटा स्केल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरिकेन के लिए जो मापक यंत्र है उसका क्या नाम है? साफिर सिम्पसन। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो बैरोमीटर होता है ना, यहाँ पर लिखा है बैरोमीटर में पारे का जो क्या बोलते हैं, अचानक नीचे गिरना होता है। बैरोमीटर जो होता है उसमें जो पारा होता है, मरकरी होती है, उसका अचानक नीचे गिरना काई का संकेत है। किसका संकेत है? काई का सूचक है तूफान का, तूफान आने का सूचक है अचानक नीचे गिरना। और बैरोमीटर में पारे का ऊपर उठना काई का सूचक है? प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात, या फिर साफ मौसम होने का सूचक है। क्या? पारे में बैरोमीटर में पारे का ऊपर उठना। उसके बाद देखिए बादल से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए बादल का जो निर्माण होता है वो संघनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। जिसे आपने देखा होगा ना, कोई बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं, मान लीजिए इस पानी को गर्म कर रहे हैं और बर्तन को जिससे ढका गया है, ऊपर ढका गया है, तो पानी जो है जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम मिलेगा, तो ये पानी जो है ना, जो जलवाष्प है वो फिर जल में बदल जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से जल में। अपनी जल की बूंदों को देखा होगा यहाँ पर, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। वैसे ही जो बादल बनता है, नीचे जो समुद्र है, नदी है, वहाँ से इवेपोरेशन के बाद से, जलवाष्प बनने के बाद से जलवाष्प ऊपर जाता है, फिर वहाँ टेम्परेचर कम मिलता है तो बादल बन जाता है वो, तो ये आपको पता होगा। कुछ बादल के टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स, उनकी बात कर लीजिए तो एक होते हैं पक्षाभ बादल, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल की बात कर ली जाए तो इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हेलो का। उसके बाद हाँ, ये चक्रवात आगमन का सूचक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ बादल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपासी वर्षा बादल, ये अगर आते हैं
कपासी वर्षा बादल अगर दिखते हैं तो ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अत्यधिक तीव्र वर्षा मतलब वर्षा, ओला, तड़ित झंझा, मतलब चमक गरज के साथ वर्षा होना, ठीक है ना। तो वर्षा, ओला, तड़ी, झंझा की अधिक संभावना होती है कपासी वर्षा बादल के आने पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। हवाओं की थोड़ी सी बात कर ली जाए, विंड्स की बात कर ली जाए, तो इसका जो बहाव होता है ना, हवा का बहाव, वो उच्च वायुदाब से, सिंपल सी बात है, आप खुद भी समझ रहे हैं कि हाई प्रेशर से, जिधर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है उधर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा बहती है। और उसके बाद कोरियोलिस जो इफेक्ट है, कोरियोलिस इफेक्ट की बात कर ली जाए तो देखिए, हवाओं की जो दिशा है ना वो वायुदाब, यहाँ दिख ही रहा है आपको, वायुदाब एवं पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके द्वारा निर्धारित होती है। कैसे, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी घूर्णन गति, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, फेरल ने इसी को यूज करते हुए एक नियम दिया। फेरल के नियमानुसार हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये रटने वाली वैसे बात नहीं है, आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको भी पता है ये पृथ्वी है और ये हो गया विषुवत रेखा, और आपको पता है कि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब घूमेंगी तो मान लीजिए इसका जो घूर्णन हो रहा है पृथ्वी का इधर की तरफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हवा मान लीजिए यहाँ ऐसे चल रही है, मान लीजिए ये सीधी ऐसे चल रही है उत्तर की तरफ, विषुवत के इधर की तरफ मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि पृथ्वी इधर की तरफ घूम रही है ना, तो हवा जो है ना ये भी थोड़ा इधर घूम जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप देख रहे हैं ना, जिधर हवा घूम रही, जिधर हवा चल रही है उत्तरी गोलार्ध में, उसके किधर की तरफ मुड़ रही है, दाईं ओर। इस हवा का दायां कौन सा हो गया, इधर वाला हो गया। फिर से मैं बनाकर दिखा देता हूं, आप समझ पाए होंगे। ये हवा ऐसे चल रही है, इसका दायां कौन सा हो गया, इधर वाला। तो हवा जो है ना इधर की तरफ थोड़ा मुड़ जा रही है। अब उत्तरी गोलार्ध में ऐसा भी आप देख सकते हैं, कहेंगे कि ये कैसे हो गया। मान लीजिए हवा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो आप खड़े हो जाइए और अपना मुंह स्थिर की तरफ कर दीजिए, तो आपका जो दायां होगा वही ना हवा का दायां हो जाएगा। तो अब हवा किधर की तरफ मुड़ जाएगी, इसका दाहिना किधर की तरफ हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो दायां हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा, इधर, मतलब हवा इधर की तरफ मुड़ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा ना, हवा मान लीजिए ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना इस डायरेक्शन में, तो हवा थोड़ा इधर, हवा थोड़ी इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। हवा थोड़ी इधर मुड़ जाएगी, तो देख रहे हैं ना, बायां हो जाए, अब ऑटोमेटिकली ये बाईं तरफ मुड़ जा रही है हवा। तो ये रटने वाली बात नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये सिंपल सी बात है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना वहाँ पर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसीलिए समुद्र के किनारे आप देखेंगे कि दिन में जब पृथ्वी जो लैंड मास है ना, स्थल है, मान लीजिए इधर लैंड मास है, इधर की तरफ समुद्र है, तो इधर की तरफ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी, तो यहाँ पर दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो इधर से हवाएं तेज चलती हैं, भागती हैं, हवाएं तेज समुद्र की तरफ से इधर की तरफ बहेंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा किधर की तरफ मुड़ती हैं, दाईं और बाईं ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की बात कर ली जाए, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इधर की तरफ जानते हैं, इधर दक्षिणी गोलार्ध में लैंड मास जो स्थलखंड है ना वो कम है, स्थलखंड कम है, इसीलिए इधर की तरफ जो हवा चलती है कोई रोक रुकावट नहीं है, तो तेज हवा चलती है। तो इसीलिए इधर की तरफ कुछ हवाएं हैं इंपॉर्टेंट, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। हवाएं तेज एवं तूफानी चलती है, क्यों? क्योंकि इधर स्थल की कमी है, ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री अक्षांश पर नाम क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है। दक्षिणी गोलार्ध ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 23.5, फिर ऊपर आइएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा। तो 40 डिग्री अक्षांश की बात कर ली जाए तो इसको बोलते हैं गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश पर क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा, और 60 पर चीखता साठा। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो नाम है किस गोलार्ध से संबंधित है, दक्षिणी गोलार्ध से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए, कुछ स्थानीय पवनें हैं, मतलब ये जो पवनें हैं ना कहाँ पर किनको क्या बोलते हैं। चिनुक जो हवा है ना, पवन है, वो कहाँ पर चलता है, यूएसए में। रॉकी पर्वत जो है ना उसकी जो पूर्वी ढाल है उसी के सहारे, तो रॉकी पर्वत और ये यूएसए, ध्यान रखिएगा, चिनुक। फान की बात की जाए, फान की बात की जाए तो ये आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत की तरफ चलता है, स्विट्जरलैंड में है। किस पर्वतीय भाग में चलता है, आल्प्स पर्वत। सेंटा एना की बात कर ली जाए तो ये भी यूएसए में है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, सेंटा एना। हरमट्टन की बात की जा रही
तो ये सहारा रेगिस्तान में ये हवा चलती है। सिराको की बात कर ली जाए तो ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर ये हवा बहती है और ये इटली में एक वर्षा कराती है जिसको रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। खमसिन की बात कर ली जाए, मिस्र। सिमुम कहाँ पर चलती है हवा? अरब रेगिस्तान। नॉर्वेस्टर्स की बात की जाए जिसको काल बैशाखी बोलते हैं भारत में, ठीक है। जोंडा की बात कर ली जाए तो एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल से होकर अर्जेंटीना, एंडीज पर्वत और अर्जेंटीना ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत क्षेत्र में ये जोंडा हवा चलती है। ब्लैक रोलर की बात की जाए तो ये ग्रेट प्लेन्स जो यूएसए का है ना, उस प्लेन्स में, मैदान में। ब्रिक फील्डर की बात कर ली जाए तो विक्टोरिया जो रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये चलती है ब्रिक फील्डर। शामल की बात कर ली जाए तो इराक में, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गिनी तट पर हरमट्टन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये जितनी भी हवाएं हैं ना, जितनी भी हवाएं हैं ये सब गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएसए में ऐसी कौन सी हवा है जो सर्दी में भी टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो आपको पता होगा कि चिनुक जो है गर्म हवा है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप टिक मार पाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। ऐसा थोड़ी है कि हर बात को आप रटें। चलिए ठंडी हवाओं की बात कर ली जाए, प्रमुख ठंडी स्थानीय जो हवाएं हैं, मिस्ट्रल है, किधर की तरफ कहाँ बहती है ये ठंडी हवा? स्पेन तथा फ्रांस में। बोरा की बात कर ली जाए तो एड्रियाटिक सागर तट, इटली। उसके बाद ब्लिजार्ड की बात कर ली जाए तो साइबेरिया, कनाडा, यूएसए, ध्यान रखिएगा ब्लिजार्ड। पुर्गा की बात कर ली जाए तो टुंड्रा प्रदेश, रसिया में। लेवेंटर की बात कर ली जाए तो दक्षिणी स्पेन में, स्पेन ध्यान रख लीजिएगा। हबूब की बात कर ली जाए तो सूडान। वन की बात कर ली जाए, फॉरेस्ट की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात कर ली जाए तो देखिए इसका जो विस्तार है ना, ये विषुवत रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, किसके पास? विषुवत रेखा के पास। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ से, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गया, और ऊपर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकते रहता है, इवेपोरेशन की क्रिया हमेशा होती रहती है, बादल बनते रहते हैं, वर्षा होती रहती है, वर्षा अच्छी खासी होती है, ठीक। इसीलिए यहाँ के जो वन होते हैं ना इस क्षेत्र के, वो घने होते हैं, बड़े एवं घने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है ना, ये तो सबसे जरूरी है कि आप ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो इसका मैप आप देखते होंगे तो मैप से आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे अमेजन हो गया, कांगो बेसिन हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है, उसके बाद आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे ऑप्शन देखकर। जो विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं उसमें आप रोजवुड ध्यान रख सकते हैं, ये वृक्ष आबनूस, महोगनी आदि, ठीक है। हाँ, ये मैंने अभी बताया है कि अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने होते हैं, और इसी के अंतर्गत आता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के अंतर्गत, इसलिए मैंने आपको समझाया है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं। डेलबर्जिया समूह की कुछ प्रमुख जातियाँ हैं, ये प्रजाति है डेलबर्जिया समूह, तो इसकी कुछ प्रमुख जातियाँ हैं, जैसे रोजवुड हो गया, उसी को शीशम बोलते हैं, रोजवुड हो गया, किंगवुड हो गया, मणिवृक्ष हो गया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, रोजवुड किस प्रजाति की है? डेलबर्जिया। उसके बाद बात कर लीजिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मतलब इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं, मतलब ये अपने जो वन होते हैं ना, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, अपने पत्तों का ये त्याग करते हैं समय के साथ, ठीक। तो इनका जो विस्तार आपको मिलेगा भारत की तरफ मिल जाएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका की तरफ, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में साल, सागौन, नीम, शीशम आदि है, ठीक है। आज जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। शीतोष्ण कोणधारी वन की बात करी जाए, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात की जाए तो देखिए इसका जो विस्तार मिलता है ना, वो ठंडे या कम गर्म क्षेत्रों में, ये तो नाम से ही आपको दिख रहा है, ठंडे एवं कम गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जैसे भारत में आपको हिमालय की तरफ ये मिल जाएंगे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लीजिए चीड़ हो गया, देवदार हो गया, फर, स्प्रूस आदि, ठीक है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो शंकु वृक्ष अर्थात कोणधारी वन वृक्ष हैं, ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं विश्व में। उसके बाद बात कर ली जाए, इनका अन्य नाम क्या है? टैगा वन बायोम भी नाम है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा कि विश्व का जो शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक जो देश है
टॉप जो लुगदी उत्पादक देश है, वुड पल्प उत्पादक देश, वो कौन है? यूएसए है। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील है, तीसरे पर कनाडा है। हाँ, विश्व का जो शीर्षस्थ टॉप जो लुगदी निर्यातक देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए है। बात की जाए कि जो विश्व का शीर्षस्थ ईंधन काष्ठ फ्यूल वुड उत्पादक जो है, ईंधन के लिए लकड़ी उत्पादक, वो कौन सा है? भारत है। उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है। मिट्टियों की थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, मृदा की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रख लेना है कि जो जल धारण क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसके पास होती है? तो आप खुद भी समझ सकते हैं, जिस मिट्टी के कण का जो रेडियस है वो जितना कम होगा उसकी जल धारण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल बालू थोड़ा मोटा मोटा दिखता है ना आपको, तो उसमें उसकी जो जल धारण क्षमता होती है, जल को धारण करके रखने की क्षमता होती है, वो कम होती है। ठीक, तो इससे आप कोरिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। हाँ, आपको जो विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है वो किसके पास होती है? क्ले के पास, मृतिका के पास, उसके बाद गाद अर्थात सिल्ट के पास, उसके बाद बालू के पास। तो ये थोड़ा सा क्रम ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा। कैपिलरी एक्शन में बता चुका हूँ, केशिका क्रिया, ये तो समझ जाएंगे ना, जिसका जो रंध्र जो होता है ना, जो छेद होता है, पोर होते हैं, वो जितना छोटा होगा केशिका क्रिया जो होगी उतनी प्रभावी होगी, उतनी ज़्यादा केशिका क्रिया होगी। केशिका क्रिया का मतलब मैंने समझाया था ना कि जैसे वो दिया वाला एग्जाम्पल या फिर लालटेन वाला, लालटेन की जो बत्ती होती है, दिया वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। दिया की बत्ती जब हम तेल में डुबो देते हैं तो जो बत्ती है ऑटोमेटिकली तेल को खींचकर ऊपर ला देती है। किस क्रिया की वजह से? केशिका क्रिया की वजह से। ठीक है, उसके बाद केशिका क्रिया की, हाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होती है कौन सी टाइप की मिट्टी में? तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, चिकनी, उसके बाद दोमट, उसके बाद बलुई दोमट, उसके बाद दोमट। केंचुआ के बारे में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी बात की जाए तो ये मिट्टी के निर्माण एवं उत्पादकता वृद्धि में काफ़ी सहायक होता है। इसका अन्य नाम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का बढ़ना, ये सही भी है। तो जो कारक है वो जंतुओं द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन होता है ना, एक तो ये हो जाएगा, और जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद उनका जो अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, उनकी वजह से। उसके बाद हेलोफाइट्स की बात कर ली जाए तो जो क्षारीय मृदा होती है ना, बेसिक वो सॉइल, क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, किस मिट्टी में? क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्रायोफाइट्स की बात कर लीजिए तो ये ठंडे क्षेत्रों की मिट्टी में, जो ठंडा क्षेत्र होता है ना, वहाँ की मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। लिथोफाइट की बात कर ली जाए तो ये कठोर चट्टानों में उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती है, कठोर चट्टानों में, ये इधर। उसके बाद जेरोफाइट की बात कर ली जाए तो ये उष्णकटिबंधीय, मतलब मरुस्थलीय, आपको ध्यान में रखना है, जेरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्रों की मिट्टी में इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। और ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रो जहाँ भी आएगा जल होगा, तो हाइड्रोफाइट का मतलब जल क्षेत्र में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको देख सकते हैं। ये मिट्टियाँ हैं, उनका जो जलवायु क्षेत्र, किधर की तरफ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये पॉडजोल की बात कर ली जाए तो ये शीत समशीतोष्ण, ठीक है। चरनोजम की बात कर ली जाए तो इनका जो क्षेत्र है समशीतोष्ण शीत स्टेपी। स्पॉटजोल्स की बात कर ली जाए तो ये है आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र की बात कर लिया इसके। तो लेटराइट की बात कर ली जाए तो इसका जो जलवायु क्षेत्र है वो है उष्ण एवं आर्द्र, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, हाँ, मृदा की जो संरचना है, उसके जो घटक है, कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? इडेफिक। चलिए, उसके बाद बंदरगाह से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए, कंटेनर क्षमता अर्थात वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो जो टॉप पर है, शीर्ष बंदरगाह कौन सा है? ये है चाइना में शंघाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, बाकी आप देख लीजिए। पोर्ट के कंटेनर ट्रैफिक के अनुसार देखा जाए, ट्रैफिक के अनुसार तो शीर्ष पर है चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद सिंगापुर। जहाज निर्माता की बात कर ली जाए तो इनमें जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? चाइना है। उस दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान है। ये ध्यान रख सकते हैं। आपकी जो ये योकोहामा है ना, ये जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है, बंदरगाह है। कुछ एक और बंदरगाह हैं इंपॉर्टेंट, आपको जगह का नाम ध्यान रखना है। जैसे कि मरकैबो बंदरगाह कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है? अलेक्जेंड्रिया की बात की जाए तो मिस्र में है। पोर्ट डायमंड की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में। रॉटरडम की बात की जाए तो नीदरलैंड। उसके बाद इगारका की बात की जाए तो रसिया में। मोंटेवीडियो की बात की जाए तो उरुग्वे, और
ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, जकार्ता बंदरगाह आदि। ठीक, तो जकार्ता आपको पता है कहाँ पर है। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि कहवा अर्थात कॉफ़ी पतन के नाम से, कहवा बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है, सेंटोस, ब्राज़ील। ये पूछा हुआ भी है बीपीएससी में। ये बीच में मैंने दिखाया नहीं था तो ये लास्ट में दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये पर्वत पहाड़ है, पर्वत पहाड़ के इधर की तरफ, जहाँ इधर की तरफ वर्षा हो रही है ना, इधर बादल हैं, वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और पहाड़ की वजह से ये जो बादल है दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो इधर नहीं के बराबर इधर वर्षा होती है, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे भारत का जो जो दक्षिणी भारत है ना, दक्षिणी भारत में ये पश्चिमी तट, तो पश्चिम की तरफ तो खूब वर्षा होती है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ की वजह से बादल नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, तो इधर की तरफ जो है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, जिधर नहीं के बराबर वर्षा होती है। ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें थी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।